हाय, दिस इज़ उज़्मा फारूकी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में इसमें सबसे पहले हम इसका नाम समझेंगे। पाचन तंत्र पाचन की एक क्रिया है, ठीक है। अभी इसके बारे में आपको समझाएंगे। तंत्र क्या होता है इससे पहले आपको बता चुके हैं कि तंत्र मतलब होता है अंगों का समूह। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्रिया बहुत आसान नहीं होती, बहुत सरल नहीं होती है जिससे कि वो हो जाए ना एक ही अंग के द्वारा। कई सारे अंग मिलकर उस कार्य को करते हैं, इसलिए इससे क्या बोलते हैं, तंत्र। तो इसका मतलब पाचन की क्रिया जो है उसमें भी कई सारे अंग भाग लेते हैं, तब वो क्रिया कंप्लीट होती है, ठीक। उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले इसमें आपको डाइजेशन के बारे में बता दें। डाइजेशन होता क्या है या पाचन होता क्या है, ठीक। जो हम लोग फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, ठोस, जटिल और अविसरणशील होता है, ठीक है। तो भोजन का, ठोस भोजन का तरल में, जटिल का सरल में, ठीक है, और अविसरणशील का विसरणशील खाद्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, एंजाइम। अब जो हम लोग भोजन लेते हैं वो ठोस तरल में कैसे चेंज हो जाता है, जो जटिल भाग होता है वो सरल कैसे चेंज हो जाता है, ये क्रिया कैसे होती है, एंजाइम्स की सहायता से, ठीक। एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को सरल भागों में तोड़ने का काम करते हैं जिससे कि पाचन आसानी से हो जाए, ठीक। क्योंकि जब तक भोजन अपनी सरल इकाइयों में नहीं टूटेगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं पाचन का काम क्या है, अघुलनशील खाद्य पदार्थों को घुलनशील खाद्य पदार्थों में बदलना। पाचन क्रिया क्या है, इस क्रिया के माध्यम से अघुलनशील खाद्य पदार्थ घुलनशील खाद्य पदार्थ में चेंज होता है। और किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे पाचन के प्रकार या टाइप्स ऑफ डाइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्यकोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंतःकोशिकीय पाचन। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, अंतःकोशिकीय पाचन मतलब कोशिका के अंदर होने वाला पाचन, ठीक है। वह पाचन जो कोशिकाओं के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन या इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये कैसा होता है, ये किस में होता है, छोटे जीवों में, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ओके। इससे पहले आप पढ़ चुके हो 9th में, जो प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये सब है ना, जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। आई बात समझ में। वो जो बहुत छोटे होते हैं उनमें क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन। आ गई बात समझ में। उसके बाद बाह्यकोशिकीय पाचन मतलब वह पाचन जो कोशिकाओं के बाहर कहाँ होता है, आहार नाल में। मतलब भोजन के पाचन के लिए आहार नली होती है पूरी। किस में होता है ऐसा पाचन, मनुष्य में, बंदर में एक्सेट्रा, ठीक। आगे बात समझ में आपको। अब इसमें पढ़ना है आपको भोजन का पाचन। मतलब भोजन का पाचन होता कहाँ है, जो हम लोग भोजन लेते हैं उसका पाचन आपने पता है, मनुष्य में पाचन कहाँ होता है, आहार नाल में होता है। बाह्यकोशिकीय पाचन होता है, अभी हमने आपको बताया। लेकिन आहार नाल बहुत बड़ी होती है, आहार नाल में सभी जगह जो है पाचन नहीं होता, कुछ ही भागों में होता है। तो भोजन हमारी आहार नाल के कौन कौन से भागों में होता है, मुखगुहा में होता है। मुखगुहा मतलब अभी आप उसके आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। मुखगुहा मतलब जहाँ हमारा मुंह खुलता है, जहाँ पर दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक। मुखगुहा में पाचन होता है। दूसरा है अमाशय। अमाशय मतलब पेट, ठीक, स्टोमक। फिर आया छोटी आंत। क्या आया, छोटी आंत। तो पाचन की क्रिया कहाँ पूरी हो जाती है, छोटी आंत में। इस तरह से मनुष्य की आहार नाल में 3 जगह पाचन होता है, मुखगुहा में, अमाशय में और छोटी आंत में। क्लियर। तो अब हम पहले इन तीनों में डाइजेशन की प्रोसेस समझ लेंगे, कैसे डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया कैसे होती है। इसमें सबसे पहले देखेंगे मुखगुहा में पाचन या डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, ठीक। अभी अभी हमने आपको बताया मुखगुहा, मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब खाली जगह। जो हमारे मुंह में जो खाली जगह होती है अंदर, जहाँ पे दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुखगुहा। आगे बात समझ में। तो मुखगुहा के अंदर देखिए दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक। जो लार ग्रंथियाँ होती है वो कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। 3 बहुत से बच्चे लिख देते हैं पेपर में, ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत आता है ये कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती है। तो 3 नहीं होती, 3 जोड़ी होती है। आगे बात समझ में। 3 जोड़ी होती है लेकिन 3 टाइप्स की होती है, 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, 1 पेयर ये, ठीक। सबलिंगुअल 1 पेयर, मैंडिबुलर 1 पेयर और पैरोटिड 1 पेयर, ठीक। आगे बात समझ में। उसके बाद आया जो लार ग्रंथियाँ या सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, ठीक। जितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो सब क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम्स, ठीक।
लेकिन ये हमारी एक लीवर होती है, वो एंजाइम नहीं सिक्रीट करती है। ठीक है, तो यहाँ भी आप ये देखिए, जो सैलिवरी ग्लैंड होती है या जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं? टाइलिन एंजाइम। ठीक, एंजाइम्स का काम क्या होता है? इससे पहले अभी हम आपको बता चुके हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? एंजाइम्स का काम होता है भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। जब तक वो छोटे भागों में नहीं टूटेगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो हम लोग फूड लेते हैं, टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? मेनली 3 और कई सारे होते हैं, वैसे मेन 3 कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्टार्च या मंड होता है उसका पाचन करने का काम कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? भोजन के किस अवयव का? कार्बोहाइड्रेट का। वो स्टार्च या मंड को माल्टोज में चेंज कर देता है। आगे बात समझ में? तो इसमें आपने किसके बारे में पढ़ लिया? लार ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया। अब आप किसके बारे में देखेंगे? दांत के बारे में। और जीभ का काम क्या होता है? जीभ का काम होता है कि स्वाद कलिकाएं होती हैं जीभ पे, जिससे हम अलग अलग तरह के टेस्ट का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में? अब इसके आगे आप किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में। ठीक, अब देखिए, दांत जो होते हैं वो हमारे दांत की विशेषताएं पूछी जाती है कि दांत की विशेषताएं लिखिए कुछ। ठीक, तो हमारे दांत कैसे होते हैं? गर्तदंती या थीकोडोंट होते हैं। गर्तदंती का मतलब जो होता है, जो हमारे दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर धंसे होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? गर्तदंती। आपसे इसका मतलब कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि गर्तदंती का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो पढ़ रहे हो वो समझो भी होता क्या है। फिर आया विषमदंती। विषमदंती मतलब जो मनुष्य के दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट या विषमदंती। आगे बात समझ में? फिर आया द्विबारदंती। द्विबारदंती मतलब मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते। कहते नहीं ये छोटे दांत हैं, दूध के दांत हैं, ये फिर बड़े होने पर दूसरे दांत निकलते हैं, तो वही द्विबारदंती। आगे बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट। क्लियर? और जो मनुष्य के दांत होते हैं उनमें इनेमल की लेयर होती है, वो बहुत कठोर लेयर होती है और दांतों को मजबूत और चमकदार बनाती है। और दांत हमारे कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? डेंटिन प्रोटीन की। ठीक, उसके बाद अब हम दांतों के प्रकार देख लें। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़लक और चौड़लक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब समझ में, सबसे पहले देखेंगे कृंतक। ये वयस्क मानव में, ठीक है, वयस्क मानव में टोटल दांत कितने होते हैं? 32। ठीक, तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ कृंतक कितने हैं? 8, रत्नक 4, अग्रचौड़लक 8 और चौड़लक 12। ठीक है, 8, 4, 8, 12 आप याद रखिए और लाइन से इनका नाम याद रखिए, कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़लक, चौड़लक। तो इस तरह से टोटल कितने दांत होते हैं? 32। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले देखेंगे इंसीजर, कृंतक। ऊपर वाले जबड़े में 4 होते हैं और नीचे। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 8। और कृंतक दांतों का काम क्या होता है? भोजन को कुतरना और काटना। ठीक, फिर आया रत्नक। रत्नक कितने होते हैं? 4, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। ठीक, और ये नुकीले दांत होते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद आया अग्रचौड़लक। अग्रचौड़लक कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। तो इनका काम क्या होता है? भोजन को चबाना और पीसना। और चौड़लक कितने होते हैं? 12। इनका भी काम क्या होता है? भोजन को चबाना और पीसना। ठीक, अब आया पेपर में ये भी आता है डेंटल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, दंत सूत्र। मनुष्य के, वयस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र बताइए। तो वयस्क मनुष्य में कितने? 32 दांत होंगे। अगर बच्चों के लिए पूछ ले, मिल्क टीथ के लिए, तो वो अस्थायी दांतों के लिए निकालेंगे। पहले हम आपको बता दें स्थायी दांतों के लिए दंत सूत्र। तो आपको नाम तो पता ही है सबको, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इंसीजर का यहाँ आई लिया, कैनाइन का C, प्रीमोलर का PM और मोलर का M। ठीक, इस तरह से सूत्र बनाते हैं। उसके बाद देखिए इंसीजर की संख्या कितनी? 8। 4 ऊपर वाले जबड़े में होंगे, 4 नीचे वाले जबड़े में। ठीक, तो दोनों का हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं। 4 का हाफ करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा? 2, फिर नीचे 2, 2/2। इस तरह से 2/2 हो गया ये। ठीक, उसके बाद कैनाइन कितने? 2 ऊपर 2 नीचे, दोनों का हाफ हाफ करो 1/1। ठीक, उसके बाद जो प्रीमोलर होते हैं वो कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, हाफ हाफ करो, क्या हो जाएगा? 2/2। ठीक, फिर मोलर्स कितने होते हैं? 12। 6 ऊपर 6 नीचे, आधा करोगे कितना हो जाएगा? 3/3। आ गई बात समझ में? ऊपर वाले जबड़े में जितने होते हैं उसका आधा, नीचे वाले जबड़े में जितने होते हैं उसका आधा। तो 6 होते हैं ऊपर, 6 नीचे, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3। आ गई बात समझ में? फिर ऊपर जोड़ लेंगे, 2 1 3, 2 5 3 8। नीचे भी ऐसे ही जोड़ेंगे तो 8। फिर
2 से गुणा कर देंगे। अब अगर आप मैथ्स यहाँ लगाएंगे तो ये 8 से 8 कैंसिल, 2 ही दांत है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 16 32। तो इस तरह से टोटल दांत कितने हो गए, 32। ये तो किसका हो गया, वयस्क मनुष्य की बात हो गई। अगर आ जाए बच्चों में तब आप क्या करेंगे, देखिए तो दंत सूत्र अस्थायी दांतों के लिए क्या होता है, इसके लिए भी ICPM बना लेंगे। लेकिन इंसीजर कैनाइन यानी कि कृंतक और रत्नक बच्चों में भी सेम होते हैं, 8 और 4। लेकिन जो अग्रचौड़क होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं, ठीक है, वो बच्चों में नहीं होते, 0। और जो चौड़लक होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 8। कितने होते हैं उनमें, 8। तो इस तरह से ये तो 2/2 हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा। प्रीमोलर्स है ही नहीं तो 0/0। और मोलर कितने होते हैं उनमें, या चौड़लक कितने होते हैं, 8। 8 का आधा करोगे ऊपर, मतलब 8 मतलब ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर वाले जबड़े में 4 नीचे वाले जबड़े में 4। तो 4 का आधा 2, 4 का आधा 2। इधर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे, कितना आया, 5/5 गुणे 2। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, टोटल कितने हो गए, 20। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपका मुखगुहा में पाचन कंप्लीट हो गया। अब दूसरी जगह कौन सी है, अमाशय में पाचन। अब देखिए इसमें अमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमक, ठीक। जो स्टोमक होता है उसके कितने भाग होते हैं, 3। मुख्य रूप से उसके कितने भाग होते हैं, 3। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इसको आप हिंदी में भी यही लिखेंगे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आगे बात समझ में। तो अमाशय जो होता है हमारा, अमाशय में कौन सी पाचक ग्रंथियाँ होती है, जैसे आपसे पूछा जाएगा, आप कंपेयर करके पढ़ते चलिए ताकि आपको याद रहे। उसका याद करिए फिर इसका पढ़िए, जितने भी आगे आप पढ़ेंगे याद करते चलिए। अगर इस चैप्टर में आप नहीं याद करेंगे कहाँ कौन सी ग्लैंड होती है और कहाँ कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको याद करते चलिए, समझते चलिए। आई बात समझ में। जो चीज़ें याद करने वाली हैं, जैसे नेम है तो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और सभी लोग जितना पढ़ाया जा रहा है सब नोट करिए सबको कॉपी पे और अच्छे से पढ़िए, ठीक। अब देखिए जो अमाशय है, अमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, जठर ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ होती है, पाचक ग्रंथि, जठर ग्रंथि। जैसे अभी आपने मुखगुहा में पढ़ा, मुखगुहा में कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ। कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी। इस तरह अब आपको याद रखना, अमाशय में कौन सी ग्रंथियाँ होती है, जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक। ये ग्लैंड्स मेनली कहाँ से सिक्रीट होती हैं, फंडिक से। कहाँ से, फंडिक से, अमाशय से सिक्रीट हो रही है, इसका मतलब अमाशय के एक पार्ट, ठीक। उसके बाद देखेंगे आप, ये 2 प्रकार की होती है, ऑक्जेंटिक और जाइमोजन। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ऑक्जेंटिक और जाइमोजन। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स और जाइमोजन ग्लैंड्स। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, HCl एसिड। क्या सिक्रीट करती है, HCl एसिड या अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सिक्रीट करती है। और जो जाइमोजन ग्लैंड होती है वो क्या सिक्रीट करती है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है। निष्क्रिय मतलब एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर सकता है, ये सिर्फ आ गया है लेकिन ये कोई काम नहीं कर सकता। आई बात समझ में। ये क्या है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, ठीक। ये काम नहीं कर सकता। जिस तरह से टीवी है रखी हुई है, चालू नहीं हो सकती जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो। आ गई बात समझ में। उसके बाद आप देखोगे इसमें जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है वो सक्रिय कब हो, जब सक्रिय होगा तभी काम कर सकता है अपना, वो है ना। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो जाइमोजन ग्लैंड से सिक्रीट होता है उसे सक्रिय कौन करता है, HCl अम्ल क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में चेंज कर देता है। आई बात समझ में। तो अब ये पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। आ गई बात समझ में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो HCl एसिड जो होता है वो अमाशय में सिक्रीट होता है, वो हमारे भोजन में आए हुए जीवाणु विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और भोजन में उपस्थित कड़े भाग को मुलायम कर देता है। अब आप सोचोगे एसिड है तो हमारी जो अमाशय है उसकी दीवारों पे प्रभाव पड़ता होगा, तो उसकी जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, उस पर क्या होता है, म्यूकोसा की लेयर होती है मोटी, जिससे कि उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। आगे बात समझ में। उसके बाद पेप्सिन का काम समझ में आ गया, ये प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को पचाने के बाद किस में ब्रेक कर देता है, पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेज में। उसके बाद इसमें रेनिन एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम भी सिक्रीट होता है। लेकिन रेनिन एंजाइम क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा होता है। किस में होता है, बच्चों में। बड़ा काम क्या होता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, मिल्क प्रोटीन को। तो इस तरह से आपका यहाँ अमाशय में पाचन कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ाएंगे इसके आगे किसमें पाचन, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में,
डाइजेशन। आ गई बात समझ में छोटी आयत में। अब यहाँ तक आप पूरा अच्छे से पढ़ के समझ के लिख लें और इस तरह याद कर लें, उसके बाद ही आप आगे वाला अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है।